है तो लगभग 3 घंटे के अंदर ही वो यूरिया बदल जाता है, किसमें, फिर से अमोनिया में बदल जाता है। और अमोनिया का दुर्गंध बहुत ही खतरनाक होती है, वो चीरती हुई अंदर घुस जाती है। कभी कभी शौचालय में आप गए होंगे तो समझ में आता होगा कि कितनी दुर्गंध आ रही है यहाँ से। तो कारण क्या होता है, वो जो उसमें अमोनिया पाई जाती है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वहां से दुर्गंध, जो गठिया रोग वाले व्यक्ति हैं उनमें जब जवान रहते हैं, नौजवान रहते हैं, तो उनके गांठों में एक साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। सभी गांठों में साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आराम से वर्क करती हैं, सरकती रहती हैं, बिल्कुल फ्रीली घूमती रहती हैं। लेकिन यही मात्रा बुढ़ोती में कम हो जाती है, साइनोवियल की मात्रा बुढ़ोती में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर यूरिक अम्ल की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ी तो वहां पर गठिया में आपके दर्द होने लगेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है उत्सर्जन तंत्र का सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हम आपको बाबू बता दिए थे कि हमारा उत्सर्जन अंग कौन सा है, मतलब किस जीव में किस टाइप के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, और हमारे मानव शरीर में कितने टाइप के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, किस किस पदार्थ का उत्सर्जित करते हैं, किस अपशिष्ट पदार्थ को वो शरीर से बाहर निकालते हैं और किस अंग से निकालते हैं। ये सारे डाउट को हम क्लियर कर दिए थे। ये भी बता दिए थे कि किडनी के जो शेप और साइज है, उसका रंग कैसा होता है, उसके अंदर कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और किडनी की इकाई क्या है। इन सारे डाउट को हम क्लियर कर दिए थे। इस वाले में हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो किडनी की इकाई है बाबू, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो किडनी की इकाई है उसको कहते हैं हम नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये हमारे किडनी में इतनी छोटी सी किडनी होती है, उसमें 8-10 लाख या 12 लाख किडनी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मीन्स लगभग कम से कम 8 लाख से अधिक नेफ्रॉन उसमें पाए जाते हैं। अब ये काम क्या, इतनी सोचो बाबू, इतनी छोटा सा किडनी होते हैं, उसमें इतने सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितने छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते होंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बाबू, जो आपका नेफ्रॉन, ये पूरा चित्र जो दिख रहा है ये पूरा नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन में ये इतना वाला भाग नेफ्रॉन है, और ये नेफ्रॉन का ये वाला भाग है आपका मैलपीघी कोष। इसको हम दो चित्र में बना दिए ताकि मैलपीघी कोष आपका थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, परानिस्यंदन होता है, वो तरीका कैसे होता है, वो परानिस्यंदन होने का तरीका क्या है, मीन्स मूत्र निर्माण होने का तरीका क्या है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो नेफ्रॉन होता है बाबू, नेफ्रॉन की ये पूरे संरचना है। अब नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, नेफ्रॉन के। एक भाग होता है जिसको कहते हैं मैलपीघी कोष। ये मैलपीघी कोष का हम फिगर बना दिए हैं। और एक भाग होता है स्रावी नलिका। यहाँ से लेकर आपकी स्रावी नलिका यहाँ तक आ जाती है। ठीक है। अब ये स्रावी नलिका जहाँ पर खुलेगी, उस वाली बड़ी नलिका को कहेंगे संग्रह नलिका। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हमारे शरीर में अगर ग्लोमेरुलस ना होता तो परानिस्यंदन का काम ना हो पाता। अब समझने वाली योग्य बातें हैं कि जो बाबू नेफ्रॉन होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है या फिर मैलपीघी कोष होता है, इसमें आपके एक पाया जाएगा गुच्छे जैसी संरचना। क्या चीज पाई जाएगी? गुच्छे जैसी संरचना। लेकिन वो गुच्छा किस चीज का होगा? तो रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है, मीन्स धमनियों का गुच्छा होता है ये चीज। तो जो धमनियों का गुच्छा टाइप में संरचना दिखेगी उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहेंगे बाबू? ग्लोमेरुलस। अब जो कटोरे जैसी संरचना होती है, कटोरे वाली संरचना को हम कहेंगे बोमेन संपुट। क्या कहेंगे? बोमेन संपुट कहेंगे। अब इसका काम समझ लेते हैं। जो धमनियों का गुच्छा इसमें पाया जाता है, उसमें एक आती है अभिवाही धमनी और एक होती है अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका क्या करेगी? वो ब्लड को लेकर आएगी, अभिवाही ब्लड को लेकर आएगी और अपवाही लेकर जाएगी। ये लेकर आती है, ये वापस लेकर जाती है। अब छानने वाला काम यहीं पर सारा होता है। तो छानने की, जो रुधिर को छानने की प्रक्रिया परानिस्यंदन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू? परानिस्यंदन या फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या क्या छान देता है? ये पगला है। ग्लोमेरुलस जो है बहुत ही पगला टाइप में है। अब पगला कैसे है? ये जो रुधिर में पोषक तत्व रहते हैं, सिर्फ रुधिर को ही निकाल अपना, मतलब रुधिर को ये खींच पाता है, बाकी सबको छान देता है। रुधिर को ये क्या करेगा? खींच ले जाएगा, बाकी सभी पदार्थ को ये छान देता है। छानने वाले पदार्थ में कौन कौन आ जाता है? जैसे आ जाता है आपका जल। क्या आ जाता है बाबू? जल। प्रोटीन आ जाता है। जल हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन, वसा, विटामिन हो गया, वसा हो गया, और यूरिया हो गया, यूरिया,
इन सभी पदार्थों को क्या करता है, ये छान देता है। अब छानने के बाद क्या करेगा बाबू, इनमें इसको दे देगा बोमेन संपुट को। अब बोमेन संपुट को कहेगा कि ये लो लो, अब तुम्हारा भाग है ये, अब तुम इसका काम करो। अब इसमें बोमेन संपुट का बहुत बड़ा रोल होता है। बोमेन संपुट क्या करता है कि इसमें जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक पदार्थ हैं, इसको ये अवशोषित कर लेगा। ये जो कोशिकाएं दिख रही है ना, इन कोशिकाओं के द्वारा ये क्या करेगा, अवशोषित कर, उनको सोख लेगा। अब इसमें से आवश्यक क्या क्या है बाबू, आपके शरीर को वसा की जरूरत पड़ती है, वसा को खींच लेता है। विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन को भी खींच लेता है। प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन को भी खींच लेता है। अब बच गया जल और यूरिया। इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को अलग कर देता है। क्या करता है, अलग कर देता है। इन तीनों में से इन दोनों को अलग कर देता है। अब इन दोनों को क्या करेगा, बच रहा है आपका यूरिया और बच रहा है जल। अब यूरिया बाबू, ये यूरिया जाएगा आपके, ये पूरा काम कर दिया, ये आपका बोमेन संपुट है। अब यूरिया बचा और जल बचा। अब यूरिया जल कहाँ जाएगा, इस नली के थ्रू, इसको कहते हैं स्रावी नलिका। इस नली के थ्रू जब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो इस नली को कहेंगे अवरोही नलिका। क्या कहेंगे बाबू, अवरोही नलिका। क्लियर है, अवरोही नलिका। अब यही नलिका जब ऊपर चढ़ेगी, इसे कहेंगे आरोही नलिका। क्या कहेंगे, आरोही नलिका। क्लियर है यहाँ तक। अभी आरोही नलिका के द्वारा पूरा मूत्र को इकट्ठा करके, यूरिया को इकट्ठा करके कहाँ भेज देगी, संग्रह नलिका में। अब संग्रह नलिका बाबू ये लेकर जाएगी आपके मूत्रवाहिनी में लेकर जाएगी। अब मूत्रवाहिनी के थ्रू जाएगा आपके ब्लैडर में, मीन्स मूत्राशय में जाकर मूत्र इकट्ठा हो जाता है। ये तो इसका काम समझ गए। अब यहाँ पर समझने वाली योग्य बातें ये हैं कि इसको हम एक एक टॉपिक को कैसे क्लियर करें। देखिए, पारानिषेधन का काम क्या है, पारानिषेधन मतलब ब्लड को, रुधिर को छानने का काम को जो करता है वो प्रक्रिया पारानिषेधन कहलाएगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाएगी। और पारानिषेधन के दौरान ये बहुत सारे आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को भी ये छान देता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद बचता है रुधिर को छानने वाला काम क्या करता है, ये कोशिका, केशिका तो जो होती है, केशिका जो होती है ये रुधिर को छान देती है पूरी तरह से। अब आगे देखते हैं, रुधिर को, शुद्ध रक्त को क्या करता है, वापस भेज देता है। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, अब इसको छानने का काम किया, यहाँ तक छान दिया तो बच गया शुद्ध। अब शुद्ध भेज देगा अपवाही धमनिका में। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये तो इसका काम क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्या करता है, उसमें जो आवश्यक पदार्थ हैं इन सभी पदार्थों को क्या करेगा, सोख लेगा। सोखने के बाद क्या करेगा, जो यूरिया है उसको अलग कर देगा। अभी आपको बताया ना कि यूरिया को अलग कर देता है। अब यूरिया को अलग करने के बाद अपोहन की प्रक्रिया होती है, डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। अब इसको समझना आवश्यक है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है कि डायलिसिस क्या होता है या फिर डायलिसिस प्रक्रिया कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना बाबू, डायलिसिस की प्रक्रिया बोमेन संपुट में पाई जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डायलिसिस है क्या, इसमें आपके कुछ छोटे और बड़े पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं छोटे और बड़े। और जो छोटे पदार्थ होते हैं वो ऑटोमेटिक सोख लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े पदार्थ होते हैं वो ऑटोमेटिक छान नहीं पाते हैं, तो उनको छानने की प्रक्रिया आपका अपोहन कहलाएगी। क्लियर हो गया। अपोहन, छोटे और बड़े पदार्थों को छानने की प्रक्रिया अपोहन कहलाएगी। अब यह क्या करेगा, अशुद्धियों को भी ये दूर कर देता है। जो भी आपके बोमेन संपुट में जो भी अशुद्धियां रहेगी उनको छानकर अलग कर देगा और शुद्धियों को छानकर अलग कर देगा। तो ये प्रक्रिया आपकी डायलिसिस कहलाएगी। और डायलिसिस याद रखना कि इसको हम कृत्रिम रूप से भी करते हैं। डॉक्टर लोग जो करते हैं, जब किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो जाता है, कहते हैं ना कि किडनी फेल हो गया, काम नहीं, वर्क नहीं कर रहा है, तो उस वक्त डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उनके किडनी में एक कृत्रिम किडनी लगा देते हैं, कृत्रिम किडनी लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अपोहन की क्रिया, डायलिसिस की क्रिया होती रहती है और उनका मूत्र जो है साफ होता रहता है। मीन्स उनका ब्लड जो है उसको यहाँ पर छानता रहता है। छानने के बाद जो भी अशुद्ध बचता है उसको एक नली के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मीन्स मूत्राशय तो उनके पास होता नहीं, क्योंकि वो प्रक्रिया पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती है, उनका किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है। एक नली के द्वारा एक पाउच में इकट्ठा कर लेते हैं उनके मूत्र को। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, वो प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अब आगे देखते हैं कि ये जो पूरा नेफ्रॉन है बाबू, नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन में क्या क्या पाया जाता है। तो नेफ्रॉन को ध्यान देना कि जो इसका अध्ययन करेगा तो इसके अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन के अध्ययन को कहेंगे नेफ्रोलॉजी। और जो व्यक्ति इस अध्ययन को करेगा, इस प्रक्रिया को करेगा, इसके डॉक्टर को कहेंगे हम नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे बाबू, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। अब इसका पूरा काम क्या होता है, मुख्य काम होता है ये यूरिन को निर्माण करना, मतलब मूत्र का निर्माण करना होता है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब आप बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जो बोर्ड के एग्जाम से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
ठीक है बाबू। अब बिल्कुल यहाँ पर कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि हमारे मूत्र में भी कुछ उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी मात्रा कितनी होती है तो उन मात्रा को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जल। जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो होता है 95%। यहाँ पर जैसे कि लिख दिए हैं कि हमारे यूरिन में किस पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो जल की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी। तो जल की मात्रा होती है 95%, मीन्स 95%। उसके बाद आ जाता है यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है बाबू CH4N2O। CH4N2O। यूरिया की मात्रा कितनी पाई जाएगी हमारे मूत्र में, तो 2% पाई जाएगी। कितनी बाबू, 2% पाई जाएगी। अब आगे देखते हैं कि हमारा मूत्र जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। अगर बाबू पीएच स्केल में 1 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं। अगर पीएच स्केल से 7 से नीचे अगर रहता है, 7 से नीचे रहता है तो वहां पर अम्लीय पाया जाएगा। अगर 7 से ऊपर चला गया पीएच किसी का, अगर 7 से ऊपर चला गया तो वो हो जाता है क्षारीय हो जाता है। तो क्षारीय स्वाद में कड़वा होता है और अम्लीय स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पर तो आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा जो मूत्र का पीएच मान है वो 4.8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 7 से नीचे है। 7 से नीचे है तो इसका मान कितना होगा, ये इसका स्वभाव कैसा होगा, जाहिर सी बात है कि अम्लीय होना चाहिए। तो अम्लीय ही इसका स्वभाव है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि मूत्र का जो पीला रंग होता है बाबू, मूत्र में देखते हैं कि कभी कभी इसको पीला रंग हो जाता है। तो पीला रंग होने का कारण क्या है कि मूत्र में एक रंगायुक्त पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं यूरोक्रोम। क्या कहते हैं बाबू, यूरोक्रोम के कारण ही हमारा मूत्र का रंग पीला होता है। लेकिन कभी कभी इस यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब आप कोई दवा खा रहे होते हैं उस समय आपके यूरिन में यूरोक्रोम की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है कुछ दवाओं को अवशोषित नहीं कर पाता। तो जो दवाओं को अवशोषित नहीं कर पाएगा वो भेज देगा किडनी में। किडनी में क्या करेगा, वो डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा उसके रंग जो है पीला सा कर देता है। तो उसमें अधिक यूरोक्रोम की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे मूत्र का रंग पीला हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखते हैं कि हमारे मूत्र में दुर्गंध क्यों आ जाती है। कभी कभी देखते हैं कि कहीं पर अगर शौचालय बना है उसमें अगर लगातार दवा को छिड़काव नहीं किया जाता है तो वहाँ पर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। तो उसका कारण क्या है, देखिए बाबू, हमारे जो लीवर होता है ना, लीवर में अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया क्या करता है, हमारे लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को बदल देगा यूरिया में। किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। लेकिन कुछ घंटों के लिए, लगभग 3 घंटों के लिए अमोनिया से यूरिया में बदले रहता है। और वह 3 घंटे के अंदर अगर उसको शरीर से बाहर ना किया जाए तो फिर से अमोनिया बन जाता है। तो वह 3 घंटे के अंदर हम अपने मूत्र को, अपने यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे वो 3 घंटे तक होता है तो लगभग 3 घंटे के अंदर ही वो यूरिया बदल जाता है, किसमें, फिर से अमोनिया में बदल जाता है। और अमोनिया का दुर्गंध बहुत ही खतरनाक होती है, वो चीरती हुई अंदर घुस जाती है। कभी कभी शौचालय में आप गए होंगे तो समझ में आता होगा कि कितनी दुर्गंध आ रही है यहाँ से। तो कारण क्या होता है, वो जो उसमें अमोनिया पाई जाती है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ से दुर्गंध आने लगती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कि यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, उसका समझ लेते हैं। फार्मूला ये होता है CH4N2O। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो बीच में कार्बन पाया जाएगा, कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। उसके ऊपर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन, और जुड़ा रहेगा। अब सिंगल बॉन्ड द्वारा नीचे आपका NH2 और H2N, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नीचे जुड़े रहते हैं। अब हम जो H2 है, N से जुड़ा H2 है, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ को भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इसको H को हम मिटा करके सिंगल बॉन्ड द्वारा यहाँ से एक H को यहाँ लिख दिए, एक H को यहाँ लिख दिए। क्लियर है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी कर सकते हैं। इस H को मिटाकर, H2 को मिटाकर एक H ऊपर कर दे रहे हैं, एक H नीचे कर दे रहे हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड द्वारा ये भी जुड़ जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी गलत नहीं होगा आपका। समझ गए आप। अब आगे देखते हैं कि हमारे जो किडनी है बाबू, किडनी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। इन बीमारियों से छुटकारा कैसे पाएं, और इन जो बीमारियां हैं ये कैसे हो जाती हैं, इसको हम समझ नहीं पाते। तो आगे देखते हैं। सबसे पहली बीमारी है पथरी। आप सुने होंगे कि किसी की किडनी में पथरी हो गई है। तो किडनी की पथरी बाबू जल्दी गलती नहीं है। कारण क्या है, वो पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी बनी होती है बाबू, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जिसके एक बहुत ही कठोर होता है, जिसकी वजह से ये गलता नहीं है। और आगे देखते हैं कि हमारे जो मूत्र है, हमारी यूरिन में कभी कभी उस यूरिन की दुर्गंध बहुत ज़्यादा आने लगती है। वो कारण क्या होता है, यूरिन में अगर दुर्गंध आई तो इसका मतलब वहाँ पर अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है। आपको बताएं ना कि अगर मूत्र में अमोनिया की मात्रा बढ़ी है तो दुर्गंध आएगी।
तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, अमोनिया की मात्रा हमारी यूरिन में बढ़ जाता है, और हमारी यूरिन में अमोनिया की मात्रा जब भी बढ़ेगा तो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं यूरेनिया बीमारी। क्या कहेंगे बाबू, यूरेनिया। यूरिन से याद रखना है, यूरिन में अगर अमोनिया बढ़ा तो यूरेनिया हुआ, यूरिन में अमोनिया बढ़ा तो अब यूरेनिया हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पर ये समझ गया। अब आगे देखते हैं कि गठिया रोग क्या होता है। गठिया रोग बाबू हमारे गांठों में पाया जाएगा, जितनी भी हमारे शरीर में गांठें हैं वहाँ पर ये रोग पाया जाएगा। अब कभी कभी बुढ़ौती में क्या होता है, सबका गांठ दर्द करने लगेगा, ये दर्द करने लगेगा, कहते अरे रमुआ हो, उठ नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है, वो क्यों उठ नहीं पाते हैं? देखिए बाबू, आपके सभी जो जो गठिया रोग वाले व्यक्ति हैं उनमें जब जवान रहते हैं, नौजवान रहते हैं, तो उनके गांठों में एक साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है। सभी गांठों में साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आराम से वर्क करती हैं, सरकती रहती हैं, बिल्कुल फ्रीली घूमती रहती हैं। लेकिन यही मात्रा बुढ़ौती में कम हो जाती है, साइनोवियल की मात्रा बुढ़ौती में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूरिक अम्ल की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ी तो वहाँ पर गठिया में आपके दर्द होने लगेगा, जिसके कारण आप उठक बैठक नहीं लगा पाएंगे, कुछ चल फिर नहीं पाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर यूरिक मात्रा अगर कम हुआ तब आपका गठिया रोग सही हुआ। अगर ये नहीं सही, ये कम नहीं हुआ तो गठिया रोग ही आपका बना रहेगा, बरकरार बना रहेगा, आप चल फिर नहीं पाएंगे, उठक बैठक नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं। अब आगे देखते हैं कि हमारी किडनी, कभी कभी दोनों किडनी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक किडनी पर नहीं जीवित है, सभी व्यक्ति एक किडनी पर जीवित रह सकते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हम बता दिए आपको कि हमारी जो किडनी होती है बाबू, हम एक समय पर एक ही किडनी काम करती है, दोनों किडनी साथ में काम नहीं करती हैं। अगर दोनों किडनी साथ में काम करने लगती है तो हमारे शरीर में यूरिन का मात्रा बढ़ जाती है, मतलब मूत्र की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी हमें मूत्र आने लगता है। समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है? मान लो बाबू किसी व्यक्ति में एक ही किडनी है, तो वो क्या करता है, एक ही किडनी पर सारा काम कर लेगा जो दो किडनी वाला व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर लोड दे देंगे तो उसकी एक वो किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे काम कर सकता है जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है। दो किडनी वाला व्यक्ति जो जितना काम करेगा, एक किडनी वाला व्यक्ति उतना ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन बाई चांस कभी कभी उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है। अगर दोनों किडनी खराब है तो उसका क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण कर देंगे। उस किडनी को हटाकर दूसरी नई किडनी उसमें लगा देते हैं। और लगाएंगे किस व्यक्ति की किडनी, जिस व्यक्ति की किडनी बिल्कुल सही होती है। कोई व्यक्ति 48 घंटे के अंदर अगर मरा हुआ है तो उसकी किडनी लग जाएगी आपकी। किसी आपके परिवार फैमिली में कोई है, आपको देना चाहता है किडनी, तो वहाँ पर भी आपके पास किडनी वो लग जाएगी। अगर नहीं दे रहा है तो वो आपकी किडनी जो है आपको भगवान को प्यारे होने वाले हैं, ये आप समझ लेना। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब आगे देखते हैं कि जो हमारे शरीर में कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, हमारे क्या बहुत सारे जीवों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या बनते हैं। देखिए बाबू, हमारे जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन का ही उत्सर्जन हम करते हैं। यूरिया में क्या चीज़ करते हैं, नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन का एक भाग है। प्रोटीन में हमारे नाइट्रोजन पाया जाता है और किसी पदार्थ में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किस चीज पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, कई तरह के उत्सर्जन करते हैं पेड़ पौधे। एक तो होगा गुद होगा, एक होगा लासा, यहाँ पर कुछ लिख दिया है, गोंद गुद या लासा, इस चीज का तो वो उत्सर्जन करते हैं। और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन कर देते हैं। ये भी प्रक्रिया उनके उत्सर्जन कहलाएगी। और देखे होंगे कि कुछ पेड़ जो होते छाल को उतार देते हैं। पेड़ों में देखते हैं, सफेदा के पेड़ में उसमें क्या होता है, छाल लगातार गिरते रहते हैं, तो क्या कहता है वो पौधों में भी वो उत्सर्जन का ही काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं, यूरियोटेलिक किसे कहेंगे। यूरियो मतलब होता है यूरिया, और टेलिक मतलब होता है त्यागना। क्या चीज, यूरिया मतलब होता है यूरिया और टेलिक मतलब होता है त्याग देना। अब ऐसे जो यूरिया को त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, निकाल देते हैं, उन जीवों को कहेंगे यूरियोटेलिक जीव। अब उसमें कौन कौन से जीव आएंगे कि जो यूरिया का त्याग करते हैं, आपका आ जाते हैं मनुष्य। जितने भी स्तनधारी जीव हैं सब के सब आ जाएंगे यूरियोटेलिक में। अब समझ पाते हैं कि स्तनधारी क्या है। स्तनधारी मतलब बाबू होता है कि जो जीव अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उन जीवों को कहेंगे स्तनधारी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन आदमियों को हम स्तनधारी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है, हम उनको भी कहेंगे। क्योंकि जब वो बचपन में छोटे रहते हैं
तब मेल और फीमेल का स्तन बिल्कुल सेम दिखाई देता है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, एक निश्चित सीमा के ऊपर आ जाते हैं, उस समय महिलाओं में पाई जाती है एक स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके स्तन का उभार आ जाता है। लेकिन पुरुषों में स्तन ग्रंथि अनुपस्थित रहती है और इस कारण उनके स्तन का उभार नहीं हो पाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए कि यूरियोटेलिक जीव ऐसे जीव कहलाएंगे जिनमें स्तनधारी जीव आएंगे। आपको उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, सब पशु आ जाते हैं, मनुष्य और पशु। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं यूरिकोटेलिक किसे कहेंगे। यूरिकोटेलिक ऐसे जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका? यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे, उन्हें यूरिकोटेलिक जीव कहेंगे। अब उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पक्षी और सरीसृप। पक्षी और जितने उड़ने वाले पक्षी हैं ये सब के सब क्या हैं? पक्षी हैं। ये भी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और सरीसृप क्या होते हैं बाबू? जो रेंग कर चलने वाली जीव होते हैं, जैसे आपका गिरगिट हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है? रेंग कर चलने वाले जीव हैं। तो ये सब किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ये करते हैं। अगला है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक जीव ऐसे जीवों को कहते हैं जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका चीज का बाबू? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को अमोनोटेलिक कहेंगे। अब यहाँ पर देखना कि मछली और कीट ऐसे जीव हैं जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए कभी कभी जो मछली वाले होते हैं ना, उनको देखते हो वहां से कितनी दुर्गंध आने लगती है। तो वहां पर क्या होता है कि मछलियों में अमोनिया पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। ये आप समझ गए। आगे देखते हैं ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक क्या होता है बाबू? ऐसे जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। ग्वानो मतलब होता है ग्वानिन। अब ऐसे जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहेंगे ग्वानोटेलिक। और वो कौन से जो होते हैं? जैसे आपका मकड़ी हो गया। मकड़ी में देखते हैं बाबू ऐसे जाला फेंकती है, वो जो जाला होता है वो क्या होता है? ग्वानिन होता है, जिसकी वजह से वो उत्सर्जन करते हैं। ये सारी प्रक्रिया उनके अंदर पूर्ण होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो इसी के साथ बाबू हम मिलेंगे नए वीडियो में। आपके पढ़ाएंगे आपका हम परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र से रिलेटिव जितने भी डाउट हैं उस वाले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। उसके साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।